जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम पहले बात करेंगे साउथ चाइना सी को लेकर के एक बड़ी अपडेट के बारे में। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से मुकाबला करने के लिए अमेरिका के बाद अब फ्रांस भी मैदान में उतर चुका है। उसने इस विवादित क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए 2 युद्धपोत रवाना किए हैं। अमेरिका अक्सर से ही युद्धपोतों का बड़ा बेड़ा दक्षिण चीन सागर में भेजता रहता है और उसके बाद फ्रांस भी उसके इसी नक्शे कदम में चल चुका है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार के अनुसार फ्रांसीसी नौसेना ने कहा है कि युद्धपोत टोनरे और सरकोफ गुरुवार को वहां के लिए रवाना हो चुके हैं और ये तकरीबन 3 महीने तक इस क्षेत्र में मिशन पर रहेंगे। यही नहीं, इसको लेकर के ये भी कहा गया है कि अमेरिका, जापान और फ्रांस का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास वहां पर आयोजित किया जा सकता है। टोनरे के कमांडिंग ऑफिसर्स की तरफ से ये कहा गया कि फ्रांसीसी नौसेना का एकमात्र मकसद ये है कि विवादित क्षेत्र में किसी की जो महत्वाकांक्षा है उसको सफल ना होने देना, क्योंकि आपको पता है कि ये वो क्षेत्र है जहां पर जो व्यापारिक बेड़े हैं वो भी गुजरते हैं और फ्रांस का ये कहना है कि उनकी मौजूदगी सिर्फ इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पर है कि चीन अपनी किसी भी बुरी मंशा पे सफल ना हो पाए। क्योंकि आपको हमने ऑलरेडी कई वीडियोस में ये बताया है कि साउथ चाइना सी का ये पर्टिकुलर वो एरिया है जहाँ पर अमेरिका चाइना के बीच में जो झड़प है वो निरंतर होती रहती है। रही बात इंडियन ओशन रीजन की, तो इसमें ऑलरेडी अमेरिका काफ़ी इस समय सक्रिय है और फ्रांस का इस जगह पर आना इस चीज़ का इशारा करता है कि निस्संदेह फ्रांस और अमेरिका की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से चाइना को डोमिनेट करने की है। एक तरफ जहां अभी हाल ही में अमेरिका का यूएसएस निमिट्स तकरीबन 60 से ज़्यादा F-18 सुपर हॉर्नेट्स की फ्लीट के साथ वहां पर पहुंचा था, तो वहीं पर फ्रांस और जापान की जो नौसेनाएं हैं वहां पे उन्होंने भी गश्त की थी और साउथ चाइना सी पर जो ये पूरी गश्त थी इसको लेकर के ग्लोबल टाइम्स ने उस समय ये रिपोर्ट की थी कि जिस प्रकार के वहाँ पर हालात है उसको देख करके चाइना ने अपना एक बड़ा सैन्य बेड़ा वहाँ पर तैनात कर रखा है। सबसे खास बात वहाँ पर ये थी कि जिस दौरान उस समय ये हुआ था उसी समय चाइना ने अपनी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया था और वो भी H-6 बॉम्बर से। तो कहने का मतलब साफ है कि इसी विवाद को काउंटर करने के लिए, इसी पूरी समस्याओं का निवारण करने के लिए फ्रांस वहाँ पर गश्त कर रहा है और यहाँ पे उसका साथ देगा अमेरिका और जापान। हमारी अगली बड़ी अपडेट ताइवान से है। चीन अपने लगातार जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कुछ ना कुछ करता रहता है जिससे कि आपसी जो संबंध हैं वो ख़राब हो, और इसका मकसद चीन का साफ होता है ताकि वो अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी टोह ले सके। और यही चीन की वायुसेना के तकरीबन 11 लड़ाकू विमान ताइवान के वायु सीमा में घुसे थे, लेकिन समय रहते ही ताइवान ने अपने फाइटर जेट को स्क्रैम्बल किया, जिसके बाद चीन के लड़ाकू विमानों को वापस लौटना पड़ा। और इस घटना के बाद ताइवान ने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको हाई अलर्ट पे रखा है। बताया जा रहा है कि ये जो चीनी लड़ाकू विमान थे ये एक युद्ध अभ्यास में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक इन्होंने अपना मार्ग बदला और इनका जो रास्ता था वो ताइवान के वायु क्षेत्र की तरफ हो गया। लेकिन समय रहते ही ताइवान के रडार ने ये बड़ी हरकत को इंटरसेप्ट किया और ताइवान के जो फाइटर जेट थे, खासकर F-16, उनको स्क्रैम्बल किया गया। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन लगातार इस तरह के प्रयास कर रहा है। शनिवार को भी इनके तकरीबन 11 लड़ाकू विमानों ने उनके द्वीप पे घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिनमें से 8 लड़ाकू विमान थे और 2 हथियार ले जाने वाले H-6 बॉम्बर थे और उसके अलावा एक रिकॉन जेट वहाँ पर उड़ान भर रहा था। और इसके अलावा चीन अपने जो परमाणु पनडुब्बी है और वहाँ पे जो अपने युद्धपोत है वो भी ताइवान की सीमा पर लगातार सटा के रखता है ताकि ताइवान की टोह ली जा सके। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार ताइवान में अमेरिकी जो सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया जा रहा है, अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो ताइवान विजिट करते रहते हैं और इसी चीज़ से चीन खुन्नस में है और लगातार कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है ताकि जो पूरा इंटरनेशनल यहाँ पे कम्युनिटी है उसका ध्यान चीन की तरफ जा सके। ताइवान की नौसेना ने चीनी विमानों को खदेड़ने की खबर है वो कई बार प्रकाशित की और ये चेतावनी भी दी कि अगर अब चीन के लड़ाकू विमान उसके वायु क्षेत्र के आसपास आए तो वो मिसाइल अटैक करने पर ज़रा भी हिचकेंगे नहीं। यानी सीधी धमकी ताइवान की तरफ से चीन को दे दी गई है कि अगर अब चीनी विमानों ने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे कि वहाँ की शांति प्रभावित हो सकती है तो ताइवान अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। दरअसल ये आज से नहीं चल रहा है, ये तकरीबन 6 महीने से चीन की जो हरकत है वो आगे बढ़ी है और इसको इस तरह से जोड़ के देखा जा सकता है क्योंकि ताइवान वो पहला देश था जिसने चीन की पोल खोली थी कोविड-19 के केस में। जी हाँ, ताइवान ही वो देश था जिसने ये दावा किया था कि कोविड-19
जिसको हम वुहान वायरस के नाम से जानते हैं, वो चीन की ही मिली भगत थी और इसको फैलाने के पीछे चीन का ही हाथ था। और ताइवान ने कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण जो है WHO को भेजे थे। उसके बाद से ही चीन जो है ताइवान से काफ़ी अखर रहा है और उसका बदला लेने की कोशिश चीन की तरफ से लगातार की जा रही है, और ऐसा तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है। हमारी अंतिम अपडेट राफेल जेट्स को लेकर के है। भारत के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान इन दिनों अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने में जुटा है। लगातार 4 मिसाइल टेस्ट करने के बाद और राजस्थान की सीमा के नज़दीक युद्ध अभ्यास करने के बाद पाकिस्तान अब अंबाला से 551 किलोमीटर दूर स्थित मियां वाली एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। सैटेलाइट इमेजों से इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान पंजाब प्रांत के इस एयरबेस पर नए पेट्रोलियम डिपो बनाने के साथ यहाँ की ऑपरेशनल क्षमता को और तेज़ी से इन्हांस कर रहा है या बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ 1965 के युद्ध में इस एयरबेस का उपयोग किया था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की एक सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ कि पाकिस्तान ने मियां वाली एयरबेस के उत्तर में कम से कम 4 पेट्रोलियम डिपो बना लिए हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अब इस एयरबेस की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पहले से चीन में बने हुए एंटी स्टेल्थ रेडार तैनात हैं। इसके अलावा चीनी ड्रोन्स को भी यहाँ से उड़ान भरते कई बार देखा गया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस बेस को और ताकतवर बना रहा है तो भारत की चिंता निश्चित रूप से बढ़ सकती है। पाकिस्तान को डर है कि भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान बॉर्डर के पास स्थित उनके एयरबेसों को आसानी से निशाना बना सकते हैं और इन बेसों को निस्तनाबूद करने के लिए भारतीय विमानों को पाकिस्तान के अंदर घुसने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत की मिसाइल ये काम बाखूबी कर सकती हैं। और यही डर पाकिस्तान को है और यही कारण है कि इतने पीछे जा कर के वो अपने बेस को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई या अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान के पास अभी भी कोई ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो राफेल या Su-30 MKI को सही मायनों में टक्कर दे सके। पाकिस्तानी वायुसेना के पास जो सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है वो अमेरिका के F-16 फाइटिंग फाल्कन्स हैं, और इनमें भी कई प्लेन ऐसे हैं जो स्पेयर पार्ट्स ना मिलने की वजह से उड़ान नहीं भर सकते हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास से कुल 40 F-16 हैं, जिनमें से सिर्फ 34 ही सक्रिय हैं। यह विमान राफेल और Su-30 MKI के सामने कुछ भी नहीं है। वहीं अगर बात करें JF-17 की तो उससे तो तेजस ही निपट सकता है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि लड़ाकू विमान जो राफेल हमारे पास है उसके पास जो स्ट्राइक पैकेज है, जो वेपन पैकेज है, वो इतना घातक है कि पाकिस्तानी वायुसेना के एक लड़ाकू विमान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एयर टू एयर कॉम्बैट करने का, क्योंकि राफेल की जो मीका मिसाइल या मेटियोर मिसाइल है वो उसको तबाह करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। वही हवा में बादशाहत रखने वाला लड़ाकू विमान राफेल अपने साथ इतना ज़्यादा फ्यूल भी कैरी कर सकता है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के वो अच्छी खासी स्ट्राइक को वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे राफेल की सबसे बड़ी ताकत है उसमें लगी मीका मिसाइल और मेटियोर मिसाइल। ये दो ऐसी मिसाइल्स हैं जिनको लेकर के पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी, जिसके बाद खुद पाकिस्तान में उनकी अच्छी खासी आलोचना हुई थी। आपको याद होगा आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख ने ये कहा था कि पाकिस्तान के अकेले JF-17 के बस की बाहर की बात है कि वो राफेल जैसे प्लेटफॉर्म से जाकर के एयर टू एयर कॉम्बैट करे। उन्होंने कहा कि राफेल एक उन्नत एयरक्राफ्ट है। वही JF-17 की जहाँ तक बात की जाए तो JF-17 इतना इनसिक्योर है कि बिना एस्कॉर्ट के उसको अकेले उड़ाना भी मुश्किल है, और यही कारण है कि JF-17 हमेशा फॉर्मेशंस में उड़ान भरते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला था बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से, क्योंकि आपको बता दें पाकिस्तान ने भले ही कितने पावरफुल रेडार लगा के रखे हों, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान जब भारत के मिराज जहाज़ अंदर घुसे थे तो पाकिस्तान के रेडार उनको देख तक नहीं पाए थे, और यहीं से पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उस पर सवाल उठना शुरू हुआ था। रही बात JF-17 की, तो JF-17 में लगातार कुछ न कुछ टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले हैं, और एक समय तो एक ऐसी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि इनके तकरीबन 40% जहाज़ ऐसे हैं जिनको ग्राउंडेड कर दिया गया है, यानी कि उनमें कुछ टेक्निकल मेलफंक्शंस थे जिनको दूर नहीं किया जा सका, और उनके फ्यूजलाज में भी कुछ क्रैक्स देखे गए थे, जिसके बाद से ये माना गया कि ये अभी उड़ने के लिए प्रॉपर तैयार नहीं है। और यही कारण था कि पाकिस्तान ने उस समय इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, और अब क्योंकि भारत के पास एक अच्छा खासा स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है, इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि उसके जो फॉरवर्ड एयरबेस है वहाँ पे उनके मेन फाइटर जेट्स हों, क्योंकि वो एक ऐसे एयरबेस हैं जिनको भारत आसानी से निशाना बना सकता है। क्योंकि चाहे हम सुखोई 30 MKI की बात करें या राफेल की बात करें, तो इनके पास एक न एक ऐसा हथियार ज़रूर है जो उनके पूरे एयरबेस को तबाह कर सकता है। सुखोई के पास जहां ब्रह्मोस की
पावर है, वहीं राफेल के पास स्टॉर्म शैडो या जिसको हम स्कैल्प क्रूज मिसाइल के नाम से जानते हैं वो है जो इस काम को आसानी से कर सकती है। और इसके अलावा भारत के पास इतनी प्रॉपर फायर पावर है कि पाकिस्तान के फॉरवर्ड एयर बेस को आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान इसी डर से डरा हुआ पीछे भाग रहा है। फिलहाल के अपडेट पे बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।